गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 15 लोकतंत्र में जन सहभागिता पढ़ रहे थे, तो उसमें आज हेडिंग है दबाव समूह एवं राजनीतिक दल। किस तरीके से दबाव समूह के माध्यम से दबाव डालकर के सरकार को अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो राजनीतिक दल है उसका प्रभाव किस तरीके से दबाव समूहों पर कार्य करता है, इसके बारे में देखते हैं। जरा सोचिए, राजनीतिक दल भी लोगों का संगठन होता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी देखे कि जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें लोगों का क्या होता है, संगठन बना रहता है। लोग एक साथ इकट्ठा होकर के या एक ही सोच विचारधारा के लोग संगठित होते हैं। उनका संबंध भी सरकार को प्रभावित करने के लिए होता है। किसका? राजनीतिक दल का। इस प्रकार राजनीतिक दल भी दबाव समूह होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो राजनीतिक दल में जो लोगों का संगठन बना होता है वो भी क्या है, एक तरह से दबाव समूह होते हैं। लेकिन क्या यह कहना ठीक होगा? वास्तव में ऐसा नहीं। राजनीतिक दलों के दबाव समूह इस अर्थ में अलग होते हैं क्योंकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति या सरकार बनाना होता है। तो यहाँ पे कुछ बातें भिन्नता बताई गई है कि ये कुछ इसी तरीके से दबाव समूह होते हैं, मतलब कंपैरिजन करके यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से वो थोड़ी एक टाइप से होते हैं, लेकिन कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। तो वही भिन्नताएं यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि राजनीतिक दल में क्या होता है, दबाव समूह का अर्थ थोड़ा कैसा होता है, अलग होता है। क्योंकि जो राजनीतिक दल, उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सत्ता प्राप्ति करना या फिर सरकार बनाना। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ में क्या होती है, विभिन्न पार्टियों के लोग उसमें प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते हैं और उसमें जो बहुमत प्राप्त होता है तो उसी की सरकार बनती है। तो इसलिए कहा गया कि इनका मुख्य उद्देश्य या तो सत्ता प्राप्ति करना या फिर कहें उसे सरकार बनाना होता है। जबकि दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति नहीं होती है। जो दबाव समूह का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सरकार को प्रभावित करके अपने कार्य करवाना होता है। मतलब अपनी ओर वो प्रभावित करेगी और वो जो चाहती है या जैसा उनकी जो इच्छाएं हैं उस तरीके से वो करवाने की कोशिश करती है। ऊपर की गई चर्चा के आधार पर हम देखते हैं कि दबाव समूह के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पे दिया गया है, दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करती हैं। ये कि सही बात है कि जो दबाव समूह होते हैं वो सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं होती हैं, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सरकार को अपनी ओर प्रभावित करना होता है। दूसरी बात है, दबाव समूह का निर्माण तब तक होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षाएं और मत के लोग एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, एकजुट होते हैं। जो दबाव समूह का निर्माण तब होता है, मतलब दबाव समूह का जब बनती है वो कौन सी स्थिति में बनती है, वो बताया गया है कि वो समान पेशे, एक तरह से कार्य करने वाले लोग अपने हित के लिए अपनी जो इच्छाएं हैं उसको और साथ ही और मत के लोग को जो प्राप्त करना चाहते हैं वो उस उद्देश्य से एकजुट होकर के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तीसरे नंबर पे बोला है, दबाव समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। जो दबाव समूह होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नीति निर्माता जो नीति बनाते हैं उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चौथे नंबर पे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह प्रचार प्रसार, प्रदर्शन, गोष्ठी, आंकड़े प्रकाशित करना, लॉबिंग आदि करते हैं। तो इस तरीके से वो उनका जो उद्देश्य होता है वो किस तरीके से सरकार को अपनी ओर प्रभावित करे, इसके लिए वो प्रचार प्रसार करते हैं, प्रदर्शन, गोष्ठी, बातचीत करके द्वारा आंकड़े जो होती हैं या पिछले जो रिकॉर्ड होते हैं उसे प्रस्तुत करना होता है। इसके अंतर्गत और भी चीज़ें होती हैं जो उनका उद्देश्य होता है कि इसके माध्यम से वो प्रचार प्रसार करें। अब आगे देखते हैं 4.1 में लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका। ऐसा लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की पैरवी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के हित में नहीं हैं। लोकतंत्र में किसी एक तबके का नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए, ऐसा लगता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो एक ही तबके के जो लोग हैं वो हितों की पैरवी करने वाले वाले जो दबाव समूह लोकतंत्र में हित नहीं है। मतलब एक ही जैसे कहना चाहिए एक ही तरह की इच्छाएं प्राप्त करने वाले लोग वो क्या है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। बल्कि क्या कहा गया कि लोकतंत्र में किसी एक दबके का नहीं बल्कि किसके लिए होता है, सभी के हित के लिए होता है। वो किसी एक वर्ग या एक समूह के लिए नहीं होता, वो सबके हितों की रक्षा के लिए होनी चाहिए। यह भी
लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। ऐसे जो होते हैं, जो बताए गए, जो लोकतंत्र के संबंध में बताया जा रहा है, वो क्या है, ऐसे समूह सत्ता को इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। राजनीतिक दलों को चुनावों के समय जनता का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक दलों को जब चुनाव होती है उस समय जनता का, लोगों या फिर कहें लोगों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होते। जो ये होते हैं समूह कहे जनता के प्रति वो जवाबदेही या उत्तरदायी नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो लेकिन उसके पास धन ज़्यादा हो और इसके आधार पर अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो दबाव समूह में जो लोग हैं, लोग उसका समर्थन नहीं दे पाते हैं या फिर कम लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, लेकिन उस स्थिति में अगर उनके पास धन ज़्यादा हो और उनके पास ऐसे कुछ एजेंडे हो या फिर ऐसी कुछ सूची हो जिसके माध्यम से वो क्या है सार्वजनिक रूप से या फिर सामूहिक रूप से क्या है उस मुद्दे पर या उस एजेंडे पर वो अपनी बहस खड़ा करके अपनी ओर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उनके एजेंडे में इतनी ताकत होती है कि वो उस माध्यम से अपनी ओर वो सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इन आकांक्षाओं के बावजूद यह माना जाता है कि दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। इन आकांक्षाओं मतलब लोगों की जो इच्छाएं होने के बावजूद इन सारी चीज़ें जो हमने ऊपर देखिए, इनके कहा गया है कि दबाव समूह क्या है और लोकतंत्र के कारण जो लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो क्या हो पाई हैं, मजबूत हो पाई हैं, जिससे क्या है जो लोकतंत्र है वो कैसा तानाशाही या तानाशाह नहीं हो पाया है, क्योंकि जो लोकतंत्र में जो शासन प्रणाली होती है वो चुने हुए व्यक्ति के माध्यम से होती है, तो सबके प्रति वो कैसी होती है, जवाबदेही होती है। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकारी गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। जो भी हो वो उसका जो भी अवसर या जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही हो वो सभी को समान रूप से प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। जो सरकारें हैं वो अक्सर कर उनके बारे में, क्योंकि वो थोड़े से धनी या फिर जो धनी वर्ग के हैं या ताकतवर लोग हैं उनके लोगों के अनुचित दबाव से, मतलब गलत तरीके से दबाव से वो उनके दबाव में वो आ जाती हैं। अब आगे देखते हैं, जनसाधारण का दबाव समूह तथा आंदोलन की इन अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को क्या कराते हैं, अवगत कराते हैं। जो जनसाधारण जो सामान्य है वो क्या है, दबाव समूह तथा आंदोलन के अनुचित जो दबाव है उसके प्रतिकार की वो क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। अपने जो पहलू होते हैं उसको वो निभाते हैं और आम नागरिकों की जो भी आवश्यकता है, ज़रूरतें हैं, उसे पूरा करने के लिए सरकार को क्या कराते हैं, अवगत कराते हैं या फिर परिचित करवाते हैं उन सामान्य लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं या आवश्यकताएं हैं उन चीज़ों को। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो विशेष रूप से या फिर वर्ग के या फिर सामूहिक के रूप से हो या फिर सभी के हित के लिए हो, ये भी काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं रख सकता है। अगर देखा जाए तो अगर सभी समूह सक्रिय हैं, मतलब अपनी जो भी सोच विचार या कर्तव्य है या फिर अपने काम के प्रति अगर वो समूह सजग रहे तो उसके प्रभुत्व मतलब उस पर किसी तरीके से जबरन थोपा नहीं जा सकता है। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियाँ उस तरह से ना बनाई जाए। तो जिस तरीके से एक समूह अगर सरकार पर अपनी नीति को बदलवाना चाहता है तो या फिर दबाव डालना चाहता है तो दूसरा समूह उसके प्रति में या फिर उसके विपक्ष में वो क्या करेगा, दबाव डालेगा और नीतियाँ को उस तरीके से ना बनाए इसके लिए वो क्या करेगा, खंडन करेगा या फिर उसका विरोध भी कर सकता है। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके के लोग क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। तो सरकार जो जिस तरीके से कोई भी
समूह है वो सरकार के प्रति या फिर अपने हित के लिए कुछ बदलवाना चाहती है, कुछ नियमों में परिवर्तन करना चाहती है, तो उस स्थिति से क्या पता चलता है कि समाज के जो भी लोग हैं या किसी भी वर्ग के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, ये सरकार तक ये बातें पहुंचती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब एक वर्ग के लोग या फिर एक समूह के लोग आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे वर्ग के लोग या समूह के जो लोग हैं वो भी उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, कुछ सपोर्ट भी करेंगे, नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में सामंजस्य मतलब तालमेल बैठाना तथा उन पर शक्ति संतुलन किस तरीके से करना ये भी संभव हो पाता है। तो उसे किस तरीके से करना ये सरकार पर वो निर्भर करता है। अब आगे देखते हैं 15 पॉइंट की 4.2 में लोकतंत्र और संगठन। प्रायः सभी लोकतांत्रिक संविधानों में नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार अंकित होता है। प्रायः सभी जो लोकतांत्रिक संविधान जो सभी के लिए बने गए हैं, तो नागरिकों के संगठन मतलब लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये संगठन बनाने का उनको अधिकार है। भारतीय संविधान में भी इसके मौलिक अधिकार माना गया है। तो भारतीय संविधान में इसे क्या है, मौलिक अधिकार कि वो अपना संगठन बना सकता है, इसका उनको अधिकार दिया गया है। नागरिक अपनी विविध ज़रूरतों को पूरा करने और अपने सामूहिक हित के लिए तरह तरह के संगठन बनाते हैं, जैसे क्लब, स्व सहायता समूह, सहकारी समूह, भाषा, जाति और धर्म के आधार पर समूह, व्यवसाय आधारित समूह जैसे श्रमिक संगठन, अधिवक्ता या वकील संगठन आदि। तो नागरिक अपनी विविध ज़रूरतों, अपनी विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो क्या करती है, सामूहिकता बनाती है, समूह बनाती है, क्योंकि अकेले से कोई कार्य नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में लोग समूह बनाकर या इकट्ठा होकर या ग्रुप बना करके उस कार्य को करते हैं, जैसे कि क्लब के माध्यम से, स्व सहायता समूह आप सभी जानते हैं, सरकारी समूह के माध्यम से, या फिर भाषायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर समूह बनाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो व्यवसाय के आधार पर समूह बनाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो श्रमिकों का संगठन, आप देखे होंगे कि तरह तरह के जो मजदूर संगठन बने होते हैं। तो उसी तरीके से अधिवक्ता या फिर वकील संगठन आदि। तो इस तरीके से संगठन अपनी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे संगठन बनाते हैं। तो इस तरीके से और भी संगठन होती हैं। इस तरह के समूह किसी देश में कितनी मात्रा में बनते हैं और कितनी स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं, यह वहाँ के लोकतंत्र के स्वास्थ्य का परिचायक होता है। जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अगर इस तरीके से कहा कि किसी देश में कितनी मात्रा में मतलब कितने संगठन बने हैं और कितनी स्वतंत्रता स्वतंत्र के साथ मतलब खुले तौर से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो ये क्या बताती है, ये सारी चीज़ें किसी भी देश की वहाँ की लोकतंत्र की व्यवस्था का एक प्रमुख परिचायक है। वहाँ की स्वतंत्रता या फिर वहाँ के जो लोगों के जो सोच विचार है या करने के तरीके हैं, ये उसका परिचय देता है। इनके माध्यम से लोग सक्रिय होते हैं और सामुदायिक जीवन को सुदृढ़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से मतलब खुले तौर से शांतिपूर्वक अपने कार्य को प्रभावित करते हैं। तो इन सब के माध्यम से जो सक्रिय होता है या पूर्ण होता है, तो वो उनका और साथ ही उनका जो सामुदायिक मिल करके जो जीवन है वो कैसा हो जाता है, सुदृढ़, मजबूत करते हैं। शासन की भूमिका यहाँ इतना ही है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ये संगठन कानून के दायरे में करें और सार्वजनिक हित को नुकसान ना हो। शासन की जो भूमिका, ये सारी चीज़ें जो अपनी ज़रूरतों के लोग करते हैं, तो उसमें सरकार की भूमिका होती है कि ये सारी चीज़ों को सुनिश्चित सही करें और संगठन जो बने हैं वो कानून के दायरे में हो, कि अहिंसाकारी ना हो। कहना चाहिए जैसे लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ें होती है, तो इस तरीके का रूप धारण वो ना करे। तो इस स्थिति में क्या करते, कानून के दायरे में रह करके जो संगठन बने हैं वो क्या है, कानून के दायरे में रह करके ही कार्य करे और किसी भी जो सामूहिक हित है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, या फिर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अन्य जो समुदाय हो उसे नुकसान पहुँचाने की या ठेस पहुँचाने की कोशिश ना की जाए। इस कारण इन संगठनों के पंजीकरण का प्रावधान है। अगर ऐसे संगठन बनाए जा रहे हैं तो उसका पंजीकरण होना भी या फिर पंजीकरण होने की भी सुविधा दी गई है। लेकिन ऐसे संगठन का पंजीकरण आवश्यक नहीं है जब वे अपने
अनौपचारिक रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हर गली मोहल्ले में युवा लोग खेल या उत्सव समिति बनाते हैं जो पंजीकृत नहीं होते, लेकिन अगर यह समिति संपत्ति खरीदना चाहती है या अन्य किसी प्रकार कानून के दायरे में आना चाहती है तो उसका पंजीकरण करना आवश्यक है। यहाँ हम कुछ संगठन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को समझेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया कि कुछ ऐसे संगठन होते हैं जिसको पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब अपनी इच्छा अनुसार या फिर शांतिपूर्वक रह करके अपने जो क्षेत्र हैं वहाँ पे रह करके भी वो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि गले मोहल्ले में अगर जो युवा वर्ग के लोग हैं वो खेल या उत्सव समिति बनाते हैं तो ऐसे लोगों का पंजीकृत नहीं होते। लेकिन अगर वो किसी भी समिति अगर कुछ खरीदना चाहती है, संपत्ति खरीदना चाहती है तो या अन्य किसी तरह से वो कानून के दायरे में आना चाहती है तो उस स्थिति में उसे अपना पंजीकरण करना आवश्यक होता है। तो आगे देखेंगे कि ये कैसे अपना संघ बना करके कार्य करते हैं या कोई ऐसे संगठन होंगे जिसके बारे में हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे 15.4.3 में देखना है ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ। भारत में मजदूर संगठनों का इतिहास पुराना है। इनका निर्माण आज़ादी की लड़ाई के समय में ही किया गया। कामगारों के वेतन, काम के घंटे और काम के हालातों को लेकर संघर्ष करने और मालिकों के सामूहिक रूप से सौदा करने के लिए ये संघ बने हैं। तो भारत के जो मजदूर संगठन है जो कि बहुत पुराने हैं, जो कि हमने यहाँ इसके बारे में हमने इतिहास खंड में भी देखा हुआ है कि किस तरीके से वहाँ पे जो किसान हैं उन वर्गों ने अपना संगठन बना करके किस तरीके से कार्य किया था। तो ये भी हमने देखे थे। आगे देखते हैं जो कि इनका निर्माण क्या है, आज़ादी की लड़ाई के समय से ही किया गया था और ये अपने कामगारों के वेतन, काम के घंटे या फिर काम के हालातों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और मालिकों के जो सामूहिक रूप से सौदा करने के लिए वो क्या बने गए हैं, संघ बने गए हैं। मतलब उनकी काम की सीमा, उनके वेतन और जो स्थिति या फिर विभिन्न तरह की जो सुविधाएं होती है जो कि कंपनी के माध्यम से दी जाती है, वैसी सुविधाएं वो प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सामूहिक रूप से सौदा करने के क्या बने जाते हैं, संघ बने जाते हैं। कई संगठन मजदूरों के स्व सहायता व एक दूसरे की सहायता के लिए भी बने। कई संगठन मजदूरों की क्या, स्व सहायता मतलब जो कि स्वयं से मिलकर के या सामूहिक रूप से किया गया कार्य जो कि एक दूसरे की सहायता के लिए भी बने। इन बिखरे हुए संगठनों को राष्ट्रीय स्तर पर साथ लाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इन बिखरे हुए संगठनों के राष्ट्रीय स्तर पर उसे लाने के लिए जो किसके नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, मतलब संघ बनाई गई। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस तरह के केंद्रीय संगठन बनाए, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 से 6 नंबर तक दिया गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तीसरे नंबर पे है हिंद मजदूर सभा, चौथे है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, पाँचवें पे है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, छठवें नंबर पे भारतीय मजदूर संघ। तो इस तरीके से कुछ जो यहाँ पे केंद्रीय संगठन बनाए गए हैं उसके कौन कौन से संघ हैं वो बताए गए हैं जो कि स्वतंत्रता के बाद बनाए गए हैं। ये न केवल मजदूरों के हित में मालिकों से संघर्ष और समझौते करते हैं बल्कि दबाव समूह के रूप में सरकारी नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी ये क्या है, मजदूर संगठन के हित में मालिकों से संघर्ष या फिर समझौते करते हैं, बल्कि ये भी करते हैं कि जब दबाव समूह के रूप में ये सरकार की नीतियों और को क्या करते हैं, प्रभावित करने के लिए भी ये काफ़ी कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं 15.4.4 में व्यावसायिक हित समूह। स्वतंत्रता के बाद व्यावसायिक हित समूह की संख्या और गतिविधियों में काफ़ी तेजी के साथ क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जो कि क्या है, स्वतंत्रता के बाद जो व्यावसायिक समूह हित की जो संख्या है अब उसके जो अंतर्गत जो गतिविधि या फिर कार्यक्रम है वो उसमें काफ़ी
मात्रा में वृद्धि हुई है। प्रायः सभी व्यवसाय के लोगों ने अपना अलग अलग संगठन बना लिया। वकील, सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, इंजीनियर आदि सभी वर्गों के संगठन भारत में पाए जाते हैं। जिस तरीके से या आप अपने आसपास भी ये समय समय पर ये हड़ताली हो गई या फिर अपनी जो आकांक्षा है उसे प्राप्त करने के लिए तरह तरह के इन संगठन को आप अपने आसपास भी देखे होंगे। अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, भारतीय परिषद, बार एसोसिएशन, अखिल भारतीय शिक्षक संघ, अखिल भारतीय डाकतार संघ आदि भारत में प्रमुख क्या हैं, व्यावसायिक तौर से संगठन बनाए गए हैं। यद्यपि व्यावसायिक संगठनों का उद्देश्य व्यवसाय के लोगों का कल्याण करना है, फिर भी ये समुदाय राजनीतिक कार्यकलापों में काफ़ी रुचि लेते हैं। ये जो है इसके बारे में कहा गया कि जो व्यवसायिक संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है, व्यवसाय के लोगों के कल्याण, उनके हित के लिए करना है। लेकिन ये फिर भी समुदाय क्या है, राजनीतिक जो क्रियाकलाप है या कार्यकलाप है उसके अंतर्गत उसमें वो भी काफ़ी रुचि लेते हैं। इन समूहों के सदस्य सरकारी कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये जो समूह क्या करते हैं, समूह के सदस्य सरकारी कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया, जो भी प्रक्रियाएं होती है उसे अपने हित में मतलब या फिर अपने हित के लिए वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखेंगे 15.4.5 में जातीय एवं धार्मिक दबाव समूह। समय समय पर विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातिगत समूह बने हैं जो अपने समुदाय के हित के लिए काम करते हैं। अक्सर ये ऐसे संगठन राजनीतिक रूप भी लेते हैं। भारत में कई सांप्रदायिक दबाव समूह ने राजनीतिक दल का रूप ले लिया है। इनमें से रिपब्लिकन दल, मुस्लिम मजलिस, जमायते उलमा, हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल के नाम उल्लेखित है। तो इस तरीके से ऐसे जो क्या है, जो धर्म या भाषा या फिर जातीयता के आधार पर सामुदायिक रूप से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और ये संगठन बना करके ये राजनीतिक रूप भी ले रहे हैं, जो कि यहाँ पे हम देख चुके हैं। धार्मिक हित समूहों में अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन, अखिल भारतीय पारसी सम्मेलन, आंग्ल भारतीय समुदाय, आर्य प्रतिनिधि सभा तथा सनातन धर्म दक्षिण सभा के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। तो इस तरीके से धार्मिक हित के में जो भागीदारी ये भी अपना विशेष रूप से लिए हुए हैं। कई जातियों ने भी जातीय हितों की रक्षा के लिए अपना अलग अलग संगठन बनाए रखा हुआ है। तो अलग अलग लोगों ने अपनी जातीयता के आधार पर या जाति के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो अपना संगठन भी बनाए हुए हैं, जैसे कि मारवाड़ी संघ, ब्राह्मण सभा, वैश्य सभा, हरिजन सेवक संघ, दलित वर्ग संघ आदि। तो इस तरीके से अलग अलग जाति के आधार पर भी संघ बने हैं। इनके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं, खासकर विश्वविद्यालयों और छात्रावासों में असंगठित जातीय संगठन बनाए जाते हैं। ये जातीय संगठन भी अप्रत्यक्ष रूप से खासकर चुनाव के समय स्थानीय राजनीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो कि शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले या फिर विश्वविद्यालय में जो और विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं या फिर छात्रावास में रहने वाले लोग जो कि असंगठित रूप से अपना जातीयता संगठन बनाए रहते हैं। और ये इनका जो मुख्य ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से जब ये चुनावें होते हैं तो स्थानीय क्षेत्रों पर अपना राजनीतिक रूप या फिर प्रभाव को प्रभावित करते हैं। अब आगे देखेंगे 15.4.6 में महिला संगठन दबाव समूह के रूप में। भारत में अनेक महिला संगठनों ने महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार जैसे वधू को जलाने, दहेज, संपत्ति पर अधिकार, बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, लिंग निर्धारण संबंधी परीक्षण, समान नागरिक संहिता के साथ साथ राजनीतिक संस्थाओं में अपने लिए आरक्षण को लेकर अनेक आंदोलन किए गए हैं। ये महिलाओं के संबंध में, महिलाएं क्या है, महिलाओं ने भी अपने संगठन और इन्होंने महिलाओं के साथ जो होने वाले जो अन्याय हैं या अत्याचार हैं, इस तरीके के अंतर्गत और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हमने देखे कि कौन कौन से जो कहना चाहिए हिंसात्मक चीज़ें होती हैं या महिलाओं के साथ जो होती हैं, तो उनके लिए भी क्या है, महिलाओं ने इसके लिए भी राजनीतिक संहिता के साथ सभी के साथ अच्छा हो, इसके लिए उन्होंने भी राजनीतिक संस्थाओं में अपने लिए क्या प्राप्त किए हैं, आरक्षण को लेकर के वो आंदोलन किए हैं।
महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में कितने प्रतिशत? 33% आरक्षण की मांग महिला दबाव समूह की एक प्रमुख मांग रही है। कितने प्रतिशत? 33% आरक्षण की मांग। संसद द्वारा हिंदू कोड बिल पास कराने में महिला दबाव समूह ने बड़ी भूमिका निभाई थी। जो हिंदू कोड बिल जिसके बारे में हमने पढ़ चुका है, जो महिलाओं से संबंधित थी, तो जो किसके संसद के द्वारा ये हिंदू कोड बिल को पास कराने में किसका? महिला दबाव समूह ने अपनी बहुत पूरी जोर शोर के साथ इसे अपनी जो भूमिका है उसको पूर्ण की थी। अब आगे देखते हैं 15.5 में मीडिया और जन सहभागिता। सूचना, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक तथा दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एवं दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। चाहे वो सूचना, विचार या फिर भावना लिखित या फिर मुंह से बोले हुए चीज़ें या फिर दृश्य जिसे देख करके सुनने के माध्यम से जरिए से, जैसे कि आप टीवी हो सके या अन्य तरीके के माध्यम से सफलतापूर्वक एक दूसरे तक पहुँचाना क्या है? संचार है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करने वाले साधन संचार माध्यम कहलाते हैं, जैसे कि अखबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि, पत्रिकाएं, सिनेमा आदि। ये सारी चीज़ें क्या है जो संचार को पहुंचाने में का इनका मुख्य योगदान होता है। इसे पूरा कहना चाहिए। जो विचारें हैं, सोच विचार है या किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का एक ये क्या है? माध्यम या फिर जरिया है। अब आगे देखते हैं 15.5.1 में जन सहभागिता में मीडिया की भूमिका। संचार के माध्यम हमेशा से ही शासन में जनता की सहभागिता बढ़ाते हैं। मतलब संचार क्या है? हमेशा जो शासन में किसके लिए? जनता की सहभागिता, उसकी भागीदारिता को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज तकनीकी क्रांति के कारण संचार के माध्यमों का विकास कैसा हो गया है? तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, तेजी के साथ हुआ है। साथ ही लोगों के संचार के साधनों तक पहुंच क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब हर कोई संचार के माध्यम तक पहुंच चुका है। तकनीक में सुधार के चलते आज देश विदेश की खबरें हमारे लिए सहज उपलब्ध हो जाती हैं। मतलब कोई भी जानकारी चाहे वो देश विदेश की हो, तो ये सारी चीज़ें तकनीकी की वजह से हमें आसानी से हमारे तक पहुँच जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम देख सकते हैं कि समाचार चैनलों की संख्या क्या है? बढ़ती जा रही है। कई ऐसे चैनल बने हैं जो कि हमें न्यूज़ या अन्य तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो संचार हैं उसे दिखाने में, बताने में योगदान कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं। कहीं कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी सूचना तुरंत इन समाचार चैनलों के माध्यम से हम तक उसी वक्त क्या हो जाती है? पहुँच जाती है। इन संचार के साधनों ने शासन में लोगों की भागीदारी बहुत सहज ढंग से क्या की है? बढ़ाई है। मतलब लोग जो संचार के माध्यम के जरिए से शासन में लोगों की जो भागीदारी है, किस तरीके से क्या चीज़ें कैसे हो रही है शासन में, वो सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। संचार के ये साधन केवल सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनमत बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। ये जो सूचना, जो संचार माध्यम है, इसके जरिए क्या हो रहा है कि जनमत, लोगों का मत है, इसे भी पूरा करने में या इनकी जो भूमिका है उसे उसकी भूमिका को निभाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अब लोग सरकार के किसी कार्य या किसी घटित घटना पर मीडिया की खबरों के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं। साथ ही बहुत तेज़ी से अपनी राय लोगों तक पहुंचा देते हैं। हाल ही के दिनों में एक ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई है जिसमें मीडिया ने जनमत तैयार किया है। मतलब बहुत सारी, जैसे कि आप लोग डेबिट में भी देखते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है कि उस पर बहस की जाती है, उस पर राय ली जाती है, लोगों की राय ली जाती है, तो अपने सोच विचार को वो वहाँ पर व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से मीडिया ने जनमत, लोगों का मत है, वो तैयार किया है। निर्भया कांड से सब लोग परिचित ही होंगे। दिल्ली में एक लड़की के साथ कुछ लड़कों ने अमानवीय हरकत की। मीडिया के माध्यम से लोगों ने जब तक यह बात पहुंची तो लोगों ने अपनी राय एक दूसरे से साझा करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। बहुत जल्द इस घटना ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। देश के अनेक हिस्सों में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए धरने प्रदर्शन किए गए। लोगों द्वारा सरकार पर पुराने कानूनों की जगह नए कानून बनाने का क्या दबाव बनाया। जो पुराने कानून थे उसे क्या है? संशोधन करने या फिर नए कानून बनाने का दबाव डाला गया। तो किस तरीके से यहाँ पे दबाव डालकर कहना चाहिए, सरकार पर जो पुराने कानून है उसे दबाव डाल करके नए कानून बनाए गए। इस
दबाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? मीडिया का था। लोगों का दबाव इतना अधिक था कि अंततः सरकार को पुराने कानून में बदलाव करते हुए ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ सजा को और अधिक क्या कर दिया? सख्त कर दिया। जो पुराने कानून बने थे उस कानूनों को बदल करके नए कानून बनाए गए जो कि ऐसे अपराध करने वाले लोगों को उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। इस कानून के परिणाम स्वरूप अब यदि कोई 16 साल का लड़का किसी लड़की के साथ ऐसे अमानवीय हरकत करता है तो उसे वयस्कों की भांति सजा दी जाएगी। मतलब जो बड़े हैं उन्हीं की तरह उसे भी सजा दी जाएगी। इसी प्रकार 2011 में प्रारंभ में हुए जन लोकपाल बिल के आंदोलन की व्यापकता पर भी मीडिया के प्रभाव को देखा जा सकता है। इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने जन लोकपाल बिल बनाने के लिए मीडिया का बेहतर ढंग से उपयोग किया था। मीडिया के माध्यम से ये लोग अपनी बात लोगों तक आसानी और प्रभावी ढंग से पहुँचा पाए और इसी कारण लोगों की बड़ी संख्या में आंदोलन को क्या प्राप्त हुआ? सहयोग प्राप्त हुआ। किस तरीके से मीडिया के माध्यम से लोगों ने अपनी जो भी बात है उसे पहुंचाने के लिए, शासन तक पहुंचाने के लिए एक आसान और सरल तरीका मिल गया और इसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों का जो आंदोलन था वो भी बाकी लोगों के द्वारा सहयोग प्राप्त हो सका। इस प्रकार बदलते हुए समाज की ज़रूरतों के अनुसार मीडिया ने लोगों को शासन में भागीदारी के नए अवसर और नए विकल्प करवाए हैं। तो इसी तरीके से क्या है, समाज अपनी जो भी ज़रूरतें उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मीडिया ने शासन में भागीदारी करने के लिए उन्हें एक अवसर भी मिला है और साथ ही विकल्प मतलब ऑप्शन जिसे आप समझते हैं ये चीज़ें। शासन में जन भागीदारी बनाने में मीडिया एवं संचार के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरीके से जन भागीदारी, लोगों की जो भागीदारी है उसे जो मीडिया है एवं संचार उसे पूर्ण करने में अपना योगदान निभाई है। दूसरी तरफ मीडिया के कुछ खतरे भी हैं। मीडिया या तो सरकार के या बहुत धनी कंपनी के हाथों में होती है। दूसरी तरफ ये चीज़ें क्या होती है कि मीडिया बहुत खतरे में भी है कि मीडिया क्या है, मीडिया या तो सरकार या फिर कहा गया है जो धनी कंपनी है उसके हाथों में होती है। ये अपने निहित स्वार्थ या संकुचित के लिए अपने चैनल या पत्रिकाओं का उपयोग करते हैं। मतलब अपनी इच्छा या जो भी कहना चाहिए संकुचित हित के लिए वो इन चैनलों या फिर पत्रिकाओं का वो उपयोग कर। आमतौर पर मीडिया में काम करने वाले पत्रकार आदि शहरी माध्यम के होते हैं। जो मीडिया में जो काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं वो शहरी मध्यम वर्ग के होते हैं, जो गरीब या ग्रामीण अंचल के लोगों की समस्याओं को क्या कर देते हैं, अनदेखा करते हैं या फिर नज़रअंदाज। अगर मीडिया किसी खबर को गलत ढंग से लोगों तक पहुँचाती है, लोग उसके प्रभाव में क्या होते हैं, आ जाते हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह और अन्य संगठन अपने मत के प्रचार के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए मीडिया को इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। मीडिया की हमेशा सकारात्मक पहल होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र में उसकी भूमिका बढ़ती रहे। जिस तरीके से कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे वो अवगत नहीं होती और कुछ ऐसी त्रुटि होती है जो गलत तरीके से लोगों तक पहुंचती है, तो ये जो मीडिया है उसका हमेशा क्या होना चाहिए, सकारात्मक पहलू होना चाहिए, जो कि ताकि क्या हो सके, लोकतंत्र में उसकी जो भूमिका है वो बढ़ सके। अब आगे देखते हैं। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र में जन सहभागिता के बारे में जाना। जो लोगों की जो भागीदारी है वो लोकतंत्र में कैसी है। हमने देखा कि जन सहभागिता लोकतंत्र की सफलता के लिए कैसी है, जरूरी है। भारत के संदर्भ में हमने यह भी देखा कि जन सहभागिता के बहुत से तरीके संविधान में ही दे दिए गए हैं, लेकिन संविधान के बाहर भी ऐसे बहुत से साधन हैं जिसने लोग शासन में अप्रत्यक्ष ढंग से सहभागिता करवाते हैं। दबाव समूह और मीडिया ऐसे साधनों में से महत्वपूर्ण साधन है जिनकी व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। जो यहाँ पे बताया गया कि संविधान के बाहर भी ऐसे बहुत से साधन हैं जिनसे क्या होता है, लोग शासन में अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, अपनी सहभागिता या भूमिका करते हैं। तो दबाव समूह और मीडिया ऐसे साधन में से महत्वपूर्ण साधन है जिससे क्या हो सके, व्यवस्था संविधान में ये नहीं की थी।
किसी लोकतांत्रिक देश के लिए यह आवश्यक है कि सरकार में लोगों की सहभागिता के नए अवसर बनाते रहें ताकि लोकतंत्र और अधिक क्या हो सके, मजबूत हो सके। तो इसके लिए जो लोकतांत्रिक देश है उसके लिए आवश्यक है कि सरकार में लोगों की जो भागीदारी है, उनका जो योगदान है, उनको नए नए अवसर या नए तरह के अवसर बनते रहें या उनको मिलता रहे, जिससे क्या हो सके, लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो सकेगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेसन यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार किस शर्त पर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र में जन सहभागिता को समझाइए। ध्यान रखिए, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए पढ़िए, समझिए और उनके अच्छे से आंसर दीजिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।